हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बंधु जीएस इन इंग्लिश। कल हम लोग पढ़ रहे थे मेन वर्ब के बारे में, हेल्पिंग वर्ब की विशेषताओं के बारे में और फिर मेन वर्ब की विशेषताओं के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक रूल ऑफ कॉम्बिनेशन। जो वर्ब को हम लोग कंबाइन करते हैं उसका जो आधारभूत नियम होता है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कल के क्लास को थोड़ा सा रिपीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कल हम लोग पढ़ रहे थे हेल्पिंग वर्ब की प्रॉपर्टी के बारे में। तो हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले बी वर्ब और हैव वर्ब, इनका प्रयोग जो है सेंटेंस में अकेले भी किया जा सकता है और मेन वर्ब के साथ भी किया जा सकता है। तो इन दोनों कंडीशन में सेंटेंस सही होगा। दूसरा प्रॉपर्टी था जो डू वर्ब होता है और मॉडल वर्ब होता है, इनका प्रयोग जो है सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब के साथ किया जाएगा। अगर सेंटेंस में अकेले दिख जाएंगे तो सेंटेंस वहीं पे गलत हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रॉपर्टी है। और फिर मेन वर्ब का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे। तो मेन वर्ब की क्या विशेषताएं होती है? तो सबसे पहले जो V1 होता है उसका प्रयोग सेंटेंस में हम लोग अकेले भी कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी कर सकते हैं, सेंटेंस सही होगा। दूसरा प्रॉपर्टी था V2 और V5, इनका प्रयोग सेंटेंस में हम लोग हमेशा अकेले करते हैं। इनका प्रयोग आप हेल्पिंग वर्ब के साथ करिएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था? V3 और V4, इनका प्रयोग हमेशा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं। इनका प्रयोग आप अकेले कभी भी नहीं कर सकते हो। तीन प्रॉपर्टी मेन वर्ब से रिलेटेड और ये दो प्रॉपर्टी था हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को आप आसानी से याद रखिए, आगे बहुत आपको मदद करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं अब बेसिक रूल ऑफ कॉम्बिनेशन की। तो चलिए दोस्त, बात करते हैं बेसिक रूल ऑफ कॉम्बिनेशन। बेसिक रूल ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कि वर्ब को जोड़ने का जो आधारभूत रूल होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो पहला बी वर्ब प्लस वर्ब फोर, यानी कि बी वर्ब में आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। इनके साथ आप हमेशा वर्ब फोर का प्रयोग करिएगा, यानी कि वर्ब के आईएनजी रूप का प्रयोग किया जाएगा इसके साथ। अगर बी वर्ब के साथ आपको वर्ब थ्री, वर्ब टू या कोई भी वर्ब का फॉर्म आपको दिखता है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो पहला नियम, बी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब फोर का प्रयोग। दूसरा नियम हैव वर्ब, यानी कि हैज, हैव और हैड, इनके साथ आप हमेशा V3 का प्रयोग करोगे। अगर आप इसके साथ V4 या वर्ब के किसी अन्य रूप का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस वहीं पर गलत हो जाएगा। तो ये नियम याद रखिए कि हैव वर्ब के साथ हमेशा V3 का प्रयोग। तीसरा रूल डू वर्ब, डू वर्ब के बाद जो है हमेशा हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। दूसरे रूप का प्रयोग करिएगा सेंटेंस गलत हो जाएगा, यानी कि डू, डज, डिड के बाद V1 का प्रयोग करिएगा। चौथा रूल है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद भी आप हमेशा V1 यानी कि वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तब जाकर सेंटेंस सही होगा, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, एक V वर्ब को लीजिए, आई एम गोइंग टू मार्केट। इस सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद जो है V4 का प्रयोग किया गया है, तब जाकर सेंटेंस सही होगा। वहीं अगर बी वर्ब के बाद वर्ब 1 का प्रयोग कोई कर दे, वर्ब 2 का प्रयोग कोई कर दे, फिर वर्ब 3 का प्रयोग कोई कर दे, या फिर वर्ब 5 का कोई प्रयोग कर दे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यही इसी एग्जाम्पल के थ्रू आप सभी को समझ सकते हैं। बी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब 4 का प्रयोग, हैव वर्ब के बाद वर्ब 3 का प्रयोग, डू वर्ब के बाद V1 का प्रयोग और मॉडल वर्ब के साथ V1 का प्रयोग। ठीक उसी प्रकार जो हैव वर्ब है उसके साथ हमेशा वर्ब 3 का प्रयोग होगा। जैसे आई हैव ईटन अ मैंगो। तो इस सेंटेंस में यहाँ पे वर्ब 3 का प्रयोग किया गया है हैव वर्ब के बाद, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर वहीं पे हम लोग वर्ब 3 के स्थान पर वर्ब के किसी भी रूप को लिखें तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे V1 यहाँ पे ईट का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, V2 ऐड का प्रयोग करेंगे तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा, ईटिंग का प्रयोग करेंगे तो भी गलत हो जाएगा, इट्स का प्रयोग करेंगे तो वो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग हैव वर्ब के बाद हमेशा वर्ब 3 का ही प्रयोग करेंगे।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए डू वर्ब है, कोई भी डू वर्ब आएगा तो उसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो इस सेंटेंस में यहाँ डू के बाद वर्ब 1 का प्रयोग हुआ है तो सेंटेंस सही होगा। वहीं वर्ब के दूसरे रूप का अगर प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर मॉडल वर्ब की बात करते हैं तो मॉडल वर्ब कैन मान लीजिए लेते हैं तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो इस सेंटेंस में कैन मॉडल वर्ब के बाद V1 का प्रयोग हुआ है तो ये भी सेंटेंस सही होगा। वहीं पे इसके स्थान पर अगर स्पीक्स यानी वर्ब 5 का प्रयोग कर दें, स्पीकिंग वर्ब 4 का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो बेसिकली आपको इन 4 रूल को ध्यान में रखना है, तो आप क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में तो आसानी से आप सोल्व कर पाइएगा। बी वर्ब के बाद वर्ब 4, हैव वर्ब के बाद वर्ब 3, डू वर्ब के बाद वर्ब 1 और मॉडल वर्ब के बाद V1। तो फ्रेंड्स यही हमारा बेसिक रूल ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इसी के साथ हमारा वर्ब चैप्टर आज फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद 3 टॉपिक सेंटेंस चैप्टर में बचा, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। इन तीनों को फिनिश करने में हमको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्लास लगेगा, तो इस तरह हमारा सेंटेंस समाप्त हो जाएगा। अगर हम लोग इसके आगे टेंस पढ़ते हैं तो वर्ब के बारे में कुछ और पढ़ना होगा, तो टेंस आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। एक बेस जो सेंटेंस चैप्टर है हमारा बेस प्रदान करता है पूरे ग्रामर को पढ़ने के लिए, तो टेंस हम लोग बहुत आसानी से समझ पाएंगे और किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम या बोर्ड के एग्जाम आसानी से हम लोग सोल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स जब हम लोग सेंटेंस पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग नाउन पढ़ेंगे और इसी के साथ धीरे धीरे हम लोग सभी ग्रामर के टॉपिक पर पकड़ बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर हमारा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।